Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sharma from बेसी लाइफस्टाइल मेडिसिन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डाइवर्टिकुलाइटिस। अगर आप इन शब्दों से कभी रूबरू नहीं हुए हैं और अगर आप गैस्ट्राइटिस से पीड़ित हैं, गैस्ट्राइटिस इशू है आपको अगर, तो उस समय एक और चीज़ हो सकती है कॉन्स्टिपेशन, या फिर आपको एसिडिटी गैस्ट्राइटिस तो नहीं है लेकिन कॉन्स्टिपेशन है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहेगा उसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। मल के रास्ते से खून आना, पेट में अल्सर बन जाना, पेट में जलन होना, फिस्टुला बन जाना, ये सब चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे कहते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। तो चलिए चालू करते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। तो ये डाइवर्टिकुलाइटिस होता क्या है, हमारे जो आंत हैं, जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर ये लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, अगर उस पे कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो जो हमारा मल है उसको निकालने में, या फिर जब हम मल त्याग करते हैं उस समय बहुत जोर लगाना पड़ता है। अगर बहुत जोर लगाना पड़ेगा तो क्या होगा, जो हमारा पेट है उसकी दीवारों पे मल का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा और उसके वजह से होगा क्या, वो जो मल है हमारे पेट की दीवारों में अंदर बैलून जैसा हो जाता है। मतलब अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन के समय हमें बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा मल त्याग करने के लिए, उस समय क्या होगा, जो हमारा स्टमक है उसमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा और दबाव की वजह से उनकी दीवारों पे ऐसे छोटे छोटे पाउचेस जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और ये पाउच जैसे स्ट्रक्चर जो हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा मल इनके अंदर घुस जाता है। इसके वजह से क्या होता है, यही आगे जाके दिक्कत करती हैं। तो कैसे हमें आइडिया लगेगा कि हमें शायद ये हो सकता है? जब ये होता है तब आपको बुखार हो सकता है और बुखार के साथ-साथ आपको आपके मल रास्ते में जो है खून का रिसाव हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये दिखा रहा है कि शायद हमें डाइवर्टिकुलाइटिस है। ये जो डाइवर्टिकुलाइटिस है, जब आप एक्स-रे में इसका एक्स-रे निकाला जाता है हमारे पेट का, उस समय छोटे-छोटे पाउचेज़ जैसा दिखता है। अगर हम उसको अंदर से देखेंगे तो अंदर की दीवालों को धक्का मार के अंदर छोटे-छोटे पाउचेज़ जैसे ये स्ट्रक्चर हमें दिखने लगते हैं, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये जो पाउच हैं, ये इन्हीं में मल जाके चला जाता है इनके अंदर। और क्या-क्या चीज़ें होती हैं अगर आपको डाइवर्टिकुलाइटिस है, और क्या-क्या चीज़ें जो है आपके साथ हो सकती हैं? तो पहला चीज़ है, आपको उल्टी जैसा लगेगा जिसे कहते हैं नौसिया। दूसरा चीज़ आपको क्या हो सकता है? दूसरा चीज़ आपको हो सकता है डायरिया। ये दोनों सिम्पटम भी आपको आ सकते हैं अगर आप इस चीज़ से हैं। तो कैसे कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से हमें डाइवर्टिकुलाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है? पहला, अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, पेट निकला हुआ है जिसको पियर शेप बॉडी कहते हैं, उसके वजह से क्या होगा, हमारा जो दबाव है हमारे पेट के अंदर वो बढ़ता जाएगा और हमें हमारा जो मल है वो उनकी दीवारों के अंदर ऐसा पाउच नुमा स्ट्रक्चर में घुस सकता है, पहला रिस्क। दूसरा रिस्क है, जो स्मोकर्स होते हैं, उनमें जो डाइवर्टिकुलाइटिस है उसका रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ पे एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर स्मोकिंग का पेट से क्या लेना-देना? जो लोग सिगरेट पी रहे होंगे उनसे पूछिएगा, जब तक वो सिगरेट सुबह नहीं पीते तब तक उनको मल त्याग करने का जो सिग्नल है वो आता नहीं है, डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब ये जो सिगरेट के अंदर जो केमिकल है उसका रिश्ता पेट से है। तो लोग इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं और इसी के कारण उनको और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है डाइवर्टिकुलाइटिस का। कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे आपको दवाइयों की वजह से जो है डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। दवाइयों का बहुत ज़्यादा अधिक उपयोग, या फिर
आप ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जहाँ पे आपको वो दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, उस समय भी आप इस परिस्थिति से गुज़र सकते हैं। इसे कहते हैं एनएएसआईडी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। क्या होता है इसमें? दर्द की दवाएँ ज़्यादातर उनमें उन्हीं को क्या कहा जाता है? एनएएसआईडी। तो अगर बहुत दिनों तक आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जहाँ पे आपको इन दवा का सेवन करना पड़ रहा है, तब उसका साइड इफ़ेक्ट भी आपको दिख सकता है इसमें। दूसरा, अगर आपके खाने में फाइबर कम है, अगर आप ऐसा कुछ डाइट ले रहे हैं जिसमें फाइबर बहुत कम है, तो फाइबर का हमारे खाने में कम होना भी एक रिस्क फैक्टर है, एक बहुत रिस्की चीज़ है, जो हमें डायबिटिकुलाइटिस कर सकती है। वो कौन-से खाने हैं? प्रोसेस्ड फूड और मांसाहार, नॉन-वेज फूड। इससे होता क्या है? इससे होता ये है, इनके अंदर फाइबर नहीं होता, नाम मात्र का होता है, नॉन-वेज में तो ज़ीरो होता है। उसके वजह से क्या होगा? फाइबर का क्वांटिटी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कम होगा, जिसके वजह से हमें डायबिटिकुलाइटिस का रिस्क बढ़ जा सकता है। मैंने मोटापा बताया कि मोटापा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम क्या खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड खाएँगे तो हमें डायबिटिकुलाइटिस होने के चांस ज़्यादा हैं। फल, वेजिटेबल्स, फाइबर युक्त खाना खाएँगे तो चांस कम है। ठीक? क्योंकि सीधा-सीधा कनेक्शन है, जितना भी जैसे ही आप फ़ास्ट फ़ूड खाएँगे, वो आपको मोटापे की तरफ अ अग्रसर करेगा, और अगर अभी मोटापा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको ये नहीं हो सकता। प्रोसेस्ड फूड जो है, वो प्रेरित करता है उसमें। तो ये जो पाउच-नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा एक ट्रैप बन जाता है हमारे मल के लिए कि वो उसकी दीवालों पे ऐसा अंदर धँस जाता है, फिर वो नॉर्मल से निकलता नहीं है। अगर इसी पे इन्फेक्शन हो जाए तो आगे चल के बड़ी दिक्कत जाती है। अब कैसे पता करेंगे कि हमें होता है? अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो चिकित्सक क्या तरीका यूज़ करते हैं? तो पहला है, सीधा आपके मल द्वार एक दूरबीन डाल के अंदर चेक किया जाएगा, कैमरा डाल के, कि क्या ऐसा कुछ है। दूसरा, ब्लड टेस्ट में, चूँकि कोलोनोस्कोपी तो से पहले ब्लड टेस्ट करेंगे। अगर उसमें बहुत ज़्यादा व्हाइट ब्लड सेल हैं, आपके बॉडी में इन्फेक्शन है, तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि शायद आप इस बीमारी से ग्रसित हैं। और कुछ केसेस में सीटी स्कैन भी करना पड़ता है, कि अगर वहाँ कोलोनोस्कोप वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो सीटी स्कैन भी हमें करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट दिक्कत क्या है कि पेट में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो कई बार हम डायवर्टिकुलाइटिस से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। तो डायवर्टिकुलाइटिस, जब तक अगर आप कोलोनोस्कोपी नहीं हुआ, तो उसके सिम्पटम कई कई बार इरिटेबल बाउल्स डिजीज़ जैसे, ऐसा लगता है जैसे आईबीएस है। आईबीएस में क्या होता है, आप अगर अंदर कोलोनोस्कोप डाल के देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, सब साफ-सुथरा रहेगा, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब आईबीएस है। अगर कोलोनोस्कोपी में दिख रहा है कि डायवर्टिकुलाइटिस है, तो इसका मतलब वो डायवर्टिकुलाइटिस है। तो कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कई सिम्पटम इसके मिलते-जुलते होते हैं आईबीएस से। तो आईबीएस अलग है, डायवर्टिकुलाइटिस अलग है। जहाँ तक देखा जाए, ये बीमारी जो विकसित देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, लंदन, अमेरिका, यूएसए, जो बड़े विकसित फ्रांस, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, नॉन-वेज तो डेली बेसिस पे खाते हैं, और हमसे करीबन 10 गुना ज़्यादा खाते हैं भारत के मुकाबले। अफ्रीका, एशिया में कम पाया जाता है, क्योंकि ये इस कंट्रीज़ में शाकाहारी भी हैं, और जो शाकाहारी नहीं भी हैं, फिर भी वो नेचुरल फूड्स ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड कम खाते हैं, तो यहाँ पे कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एशिया, अफ्रीका में 0 है, कम है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह डाइट खाएँ, फिर वो चाहे कहीं भी रह रहे हों, उनको ये होगा ही होगा। अगर ये डायवर्टिकुलाइटिस आपको है, तो क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं? एक-एक करके हम इसको समझेंगे कि क्या-क्या दिक्कत हो सकती है अगर इसका इलाज नहीं किया गया। किसका? हमारे डायवर्टिकुलाइटिस का इलाज नहीं किया गया, तो क्या-क्या हो सकती है? तो पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें होता क्या है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आँत है, वहाँ पे जो मल है वो सूख के, जम के बड़ा हो जाएगा, और वो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का जो रास्ता है उसे ब्लॉक कर देगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा है पेरिटोनाइटिस। मतलब जहाँ हमारा बड़ी आँत है, वहाँ के आस-पास आपको दर्द होने लगेगा, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, और समझ में नहीं आएगा, दवा से भी वो ठीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब पेरिटोनाइटिस भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है।
तीसरा चीज़ है एब्सिस। एब्सिस मतलब मवाद बन जाना। आपके स्टमक में ब्लॉक ऐसा परिस्थिति हो जाएगा कि पेट में मवाद बन रहा है, फोड़ा जैसे बन के और उससे मवाद निकल रहा है। ये भी दिक्कत आ सकती है अगर हमको डायवर्टिकुलाइटिस को सही समय पे ठीक नहीं किया गया तो। और क्या हो सकता है? दूसरा चौथा चीज़ हो सकता है फिस्टुला। फिस्टुला मतलब मलदार से खून आने लगेगा। तो अगर आपको मलद्वार से खून आ रहा है, इसका मतलब आपको डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। तीसरा चीज़ क्या है? ब्लीडिंग। जब आप मल त्याग कर रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं कि फ्रेश ब्लड है वहाँ पे या फिर ब्लैक ऑक्लूडेड ब्लड है, ये भी क्या दिखाता है कि आपको डायवर्टिकुलाइटिस है। तो ये मैंने कुछ उसकी बात करी। एक और खतरनाक स्थिति हो सकती है जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारा बड़ी आंत है उसका जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, उसका जो जगह है वो छोटा हो जाएगा। मतलब उसकी दीवारें इतनी मोटी हो जाएंगी कि मल त्याग करने और पास करने की जगह बहुत ही कम बचेगी, तो ब्लॉकेज बन जाएंगे। उसी को कहते हैं स्ट्रक्चर।